नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके अपने डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो आप गणित के अंतर्गत द्वितीय सेमेस्टर डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में गणित के अंतर्गत स्टार्टिंग में आपको हमने पहला वीडियो था, पहले वीडियो में कुछ संक्रियाओं के बारे में बताया था। उन संक्रियाओं पर आधारित ही एक टॉपिक है आपका, उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपका जो सिलेबस चल रहा है वो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की अकॉर्डिंग चल रहा है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर, और इसमें जो गणित के अंतर्गत ये आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र है, इसके अंतर्गत जो टॉपिक है आपका पूर्ण संख्याओं पर दोस्तों, जो आपका डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र है वो है आपका गणित। और गणित में जो अगला जो टॉपिक है आपका वो है आपका पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऑपरेशन ऑन पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया। ऑपरेशन ऑन या एट होल नंबर, ऑपरेशन एट होल। तो बात करते हैं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। दोस्तों, पूर्ण संख्याओं पर जो संक्रियाएं होती हैं, सबसे पहले पूर्ण संख्या की बात कर लेते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसके बाद उन पे जो संक्रियाएं हैं कौन कौन सी संक्रियाएं हैं। क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस में दो प्रकार की संक्रियाएं हैं, एक है आपका योग के लिए, दूसरा है गुणा के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम योग की चर्चा करेंगे, इसके बाद गुणा की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपके जो सिलेबस में है दो प्रकार की संक्रियाएं हैं, इसमें योग की संक्रिया है, उसके बाद गुणा की संक्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती क्या है? दोस्तों, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3 और कहां तक जाती है? ये पूछना है। तो दोस्तों, इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को सम्मिलित कर दें, अगर इसमें 0 को सम्मिलित कर दें, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 3 कहां तक? इन्फिनाइट तक। इसका कोई निश्चित नहीं है, कहां तक? अनंत तक जाती है। तो दोस्तों, पूर्ण संख्याएं क्या बताया है? होल नंबर जो होती है, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ये होती हैं, कहां से स्टार्ट होती हैं? 0, 1, 2, 3 और कहां तक? इन्फिनाइट। तो दोस्तों, ये जो पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की बात कर रहे हैं, तो संक्रियाओं में ये पूर्ण संख्याओं पर जो संक्रियाएं करेंगे वो दो प्रकार से होंगी। संक्रियाएं कौन कौन सी, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले उनकी बात करते हैं कि कौन कौन सी दो प्रकार से हम उनकी संक्रियाओं की चर्चा करेंगे। पहला दोस्तों है, पहला क्या है दोस्तों? पहला है योग के, योग पर, और दूसरा किस तरह है? गुणा। दूसरा दोस्तों किस तरह है? गुणा। तो दोस्तों, योग पर के लिए इसमें हमने आपको बताया होगा कि योग के लिए जो संक्रियाएं करते हैं उसमें सबसे पहले आपकी आती है, वो आता है संवरक नियम, जिसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक नियम। पहला क्या आता है? संवरक नियम। दूसरा क्या आता है? वो आपका आता है सहचर नियम, या सहचर प्रगुण, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव। और इसके बाद जो आपका आता है संवरक नियम होगा, सहचर नियम हो गया,
और इसके बाद जो आएगा आपका तत्समक, क्या आएगा? तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। और इसके बाद लास्ट में क्या आएगा आपका? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम, जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने आपको बताया कि पूर्ण संख्याओं पर जो संक्रियाएं हैं वो दो प्रकार से हैं। पहली क्या है? योग के लिए, दूसरी किसके लिए है? गुणा के। तो दोस्तों सबसे पहले हम योग के लिए बात करेंगे। योग के लिए कौन कौन से ऐसे नियम आते हैं? जिसमें पहला नियम आता है संवृत नियम, दूसरा आपका आता है सहचर नियम, तीसरा आपका आता है तत्समक अवयव, इसके बाद लास्ट में क्या आता है? क्रम नियम। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था जो संवृत नियम होता है, संवृत नियम के बारे में बताया था आप लोगों को, शायद कुछ याद हो। जो संवृत नियम कहता है, क्या कहता है कि संवृत नियम ये कहता है अगर होल नंबर को हम अगर डिसाइड कर दें W से, तो W बराबर अगर होल नंबर ये है 1 2 3 4, या इसको A से डिनोट कर दो, सपोज करो 20। होल नंबर क्या है? होल नंबर को हमने A से प्रकट किया है, A से प्रदर्शित किया है। और A बराबर क्या होता है? होल नंबर ये जाता है कहां तक? 1 2 3 4 कहां तक जाता है? इनफिनिटी तक। तो दोस्तों ये हमने मान लिया कि होल नंबर क्या है? 8 है। और A में जो संख्याएं होती है कहां तक होती है? 0 से इनफिनिटी तक। तो दोस्तों हम पहले संवृत नियम की बात करते हैं। संवृत नियम में क्या करते हैं? संवृत नियम योग के लिए क्या होता है? इसके लिए क्या करते हैं हम कि जो हम ग्रुप लेके चल रहे हैं, जो सेट लेके चल रहे हैं, हम ग्रुप क्या लेके चल रहे हैं? यहाँ पर होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं लेके चल रहे हैं। पूर्ण संख्याओं को हमने A से डिनोट किया है। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं? 0 1 2 3। इसमें से क्या करते हैं? कोई दो अवयव ले लें, कोई दो अवयव ले लें, कोई दो अवयव ले लें। अगर उन पर हम योग की संक्रिया करते हैं और योग की संक्रिया करने पे जो हमें अवयव प्राप्त होगा वो अवयव किसमें होना चाहिए? दोस्तों किसमें होना चाहिए? पूर्ण संख्याओं में होना चाहिए। तो अगर हम संवृत नियम क्या कहता है कि अगर इसमें से कोई दो अवयव ले लें, किससे? पूर्ण संख्याओं से दो अवयव ले लें, इसके दो एलिमेंट, और उन पर हम योग की अगर संक्रिया करते हैं और योग की संक्रिया करने पे जो हमें परिणाम प्राप्त होगा या जो हमें अवयव प्राप्त होगा वो अवयव किसमें होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने ले लिया 0 ले लिया या 1 ले लो, 2 ले लो, मान लो 1 और 2 ले लिया, ये किसके हैं? A के एलिमेंट है। यानी A क्या है? पूर्ण संख्या है। और इस पूर्ण संख्या के जो अवयव है क्या है? 1 और 2। तो दोस्तों योग की अगर हम संक्रिया करेंगे 1 + 2 या 2 + 1 कह दें तो यहाँ पर इनका रिजल्ट क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। और 3 किसमें है? पूर्ण संख्या में है। 3 किसमें है? पूर्ण संख्या में है। तो संवृत नियम हमारा क्या कहता है कि किसी भी ग्रुप में या किसी भी ग्रुप की बात करें या सेट की बात करें, किसी भी सेट के इन्हीं दो अवयवों पर योग की संक्रिया करने पर, चाहे गुणा की, चूंकि अभी आप गुणा के बारे में बात करेंगे तो उसमें गुणन की संक्रिया आएगी संवृत नियम में। तो अगर किसी भी सेट के या किसी भी ग्रुप के दो अवयव लेने पर जब उन पर हम योग की संक्रिया करते हैं, योग की संक्रिया करने पे जो हमें अवयव प्राप्त होता है वो अवयव किसमें होने चाहिए? वो किसमें होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो दोस्तों संवृत नियम हमारा क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद बात करते हैं सहचर नियम। दोस्तों सहचर नियम जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो कहती है कि इसमें किसी भी सेट से, किसी भी ग्रुप या सेट से तीन अवयव, किन्हीं तीन अवयवों पर योग की संक्रिया करें। तो दोस्तों जो सहचर नियम कहता है वो क्या कहता है? किसी भी ग्रुप या सेट से किन्हीं तीन अवयवों पर योग की संक्रिया करने पर जो हमें पहले पक्ष में जो परिणाम प्राप्त होगा, दूसरे पक्ष में जो परिणाम प्राप्त होता है, उन दोनों का परिणाम कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर दोनों परिणाम अगर बराबर होते हैं तो उस कंडीशन पर क्या होता है? सहचर नियम होता है। देखते हैं। तो दोस्तों हम मान लेते हैं 5
और 6 9, हमने मान लिया 5 6 9 ये 3 अवयव किसके हैं? ये 3 अवयव क्या है यार? 5 6 9 क्या है? पूर्ण संख्या। एक को हमने क्या माना? पूर्ण संख्या। तो दोस्तों एक को हमने पूर्ण संख्या माना है, उसके हमने कोई 3 अवयव ले लिए 5 6 9। अब दोस्तों इसके लिए जो सचर नियम कहता है, क्या कहता है सचर नियम? कि अगर हम प्रथम और दूसरे पर योग की संक्रिया करें, इसके बाद तीसरे के जो यहां से हमें अवयव प्राप्त होगा वो तीसरे के साथ योग की संक्रिया करें। पहले पक्ष में तो ये कहता है, और दूसरे पक्ष में क्या कहता है? कि पहले पक्ष को ऐसे छोड़ दें, दूसरे और तीसरे पक्ष में क्या करें? योग की संक्रिया करें। तो दूसरे और तीसरे अवयव पर योग की संक्रिया करें। यहां से जो अवयव प्राप्त हो उसमें अगर पहले के साथ योग की संक्रिया करें तो उस कंडीशन पर यदि दोनों पक्ष आपस में कैसे हो जाए? बराबर हो जाए, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों? क्या होता है वहां पर? सैचर नियम होता है। तो दोस्तों सैचर नियम क्या कहता है? सैचर नियम ये कहता है कि किसी भी सेट से, किसी भी ग्रुप से, सेट या ग्रुप की बात कर ले, उसके कोई किन्हीं 3 अवयव, क्योंकि यहां पर जो बात होती है वो केवल किसके लिए होती है? 3 अवयवों के लिए होती है। समग्र नियम में क्या होता है? 2 अवयवों की बात होती है। क्योंकि हम जब संक्रिया कराएंगे, भाई हम संक्रिया जो कराएंगे 2 अवयवों पर करेंगे, इसमें 3 अवयव की जरूरत ही नहीं। इसमें जो सैचर नियम है, सैचर नियम में क्या करते हैं? इसमें 3 अवयव को लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें 3 अवयवों पे ही योग की संक्रिया होती है। देख रहे हैं, पहले अवयव और दूसरे अवयव पे योग की संक्रिया की है। यहां से जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ वो तीसरे अवयव में योग की संक्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहां से जो पहले पक्ष में जो भी हमें अवयव प्राप्त होता है, जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, दूसरे पक्ष में क्या करते हैं? दूसरे और तीसरे अवयव पर योग की संक्रिया करते हैं। इसके बाद पहले के साथ जो योग की संक्रिया करेंगे, यहां पर जो परिणाम प्राप्त होगा उस कंडीशन पर यहाँ पे जो भी परिणाम होगा, यहाँ पर अगर परिणाम की बात कर ले तो यहाँ पर कितना आएगा? 6 5 11 3 14 हो गए। यहाँ पर देखें 6 9 15 9 6 15 5 20 6 5 11 सॉरी 6 5 11 9 है यहाँ पर। तो 6 5 11 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 20। 6 और 5 11 और 9 20। यहाँ पर देखेंगे 6 9 15 5 20। तो दोस्तों देख रहे हैं पहला पक्ष और दूसरा पक्ष कैसा आपस में बराबर है। तो जब पहला पक्ष और दूसरा पक्ष आपस में बराबर हो जाए तो उस कंडीशन पे क्या होता है? सैचर नियम होता है। तो सैचर नियम हमारा ये कहता है कि कोई भी ग्रुप के या किसी भी सेट के 3 अवयवों पर जब हम योग की संक्रिया कराते हैं, पहले पक्ष के लिए हो या दूसरे पक्ष के लिए हो, दोनों पक्षों का जब परिणाम कैसा हो? इक्वल है। दोनों पक्षों के जब परिणाम समान आते हैं तो उस कंडीशन पर सैचर नियम होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तत्समक अवयव। तो पिछली क्लास में हमने बताया था जो तत्समक अवयव होता है, तत्समक अवयव होता है वो 2 संक्रियाओं पे, 3 संक्रियाओं पे होता है। पहली आपकी योग संक्रिया है, दूसरी आपकी गुणा है, इसका तीसरी होती है जो बाइनरी ऑपरेशन होती है, द्विचर संक्रियाएं बोलते हैं उसको। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपने ग्रेजुएशन बीएससी में पार्ट 1 पढ़ा होगा। उसमें जो एक किताब चलती है अमूर्त बीजगणित, उसमें तो यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं है। तो सबसे पहले चूंकि हम योग की बात कर रहे हैं, तो योग पर जो तत्समक अवयव दोस्तों होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, अधिकांश पूछा जाता है कि योग पर योज तत्समक क्या होता है। इस तरीके से पूछा जाता है। योज का मतलब होता है योग। तो तत्समक अवयव जो होता है, योज तत्समक अवयव या योग पर तत्समक अवयव होता है, वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? वो 0 होता है। 0 क्या होता है? तत्समक अवयव होता है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि योग पर तत्समक अवयव क्या होता है? 0। इसका मतलब क्या है? इस तत्समक अवयव का किसी भी ग्रुप से, यहाँ पर ग्रुप की जो बात की गई है, जो सेट की बात की गई, वो सेट कौन सा है? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या पर अगर हम इस तत्समक अवयव की योग की संक्रिया करें, योग की संक्रिया करने पर उस अवयव में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो वो वहां पर क्या होता है? अगर किसी भी अवयव में इस तत्समक अवयव का प्रयोग करने पर कोई भी उस अवयव में परिवर्तन नहीं होता है, तो वहां पर जो तत्समक आपका होगा योग पर कौन सा होगा? जिसकी हमने संक्रिया की। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें, मान लें कि अगर कोई 3 हमने ले लिया जो कि क्या है? होल नंबर। 3 क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के लिए अगर हम तत्समक अवयव का इसमें प्रयोग करें, 3 + 0 = 0 + 3 कहें, या तो आप 3 + 0 कहते हैं या 0 + 3। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो यहां से कोई भी परिवर्तन नहीं आया जाएगा, क्योंकि जो अवयव है वही अवयव रहेगा। अवयव में कोई परिवर्तन नहीं, ना तो ये बढ़ेगा ना घटेगा। तो इस
इस कंडीशन पर ये जो अवयव होगा किसमें होगा, एक पूर्ण संख्या में प्राप्त होगी। इसका मतलब किसी भी पूर्ण संख्या से या किसी भी सेट से, यहाँ सेट की जो बात है पूर्ण संख्या के लिए है, पूर्ण संख्या का किसी भी अवयव में तत्समक अवयव की संक्रिया करने पर उस अवयव में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चाहे तो आप इसके क्रम में परिवर्तन करके इनका योग पर संक्रिया कर दें, देखा हमने 3 + 0 कर दिया 0 + 3, तो इनके अवयव में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो इसका तत्समक अवयव होगा क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद जो लास्ट में है दोस्तों वो क्या है, क्रम विन्यास, कम्यूटेटिव लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेटिव का अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस संक्रियाओं के लिए क्रम विनिमय क्या होगा या क्रम विनिमय नियम क्या होगा। तो क्रम विनिमय नियम जो होता है ये भी दो अवयवों के लिए होता है। कोई भी दो अवयव ले, जो कोई हम जो बात कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो पूर्ण संख्याओं के ही अवयव लेंगे। तो पूर्ण संख्याओं को कोई अवयव ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया 2 3 ले लिया, क्या ले लिया 2 3, 2, 3 बिलोंग टू के। 2 और 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। इन पूर्ण संख्याओं पर हम क्या करें, इनके क्रम में परिवर्तन करके योग की संक्रिया कर दें, 2 + 3 कह दें, 3 + 2 कर दें। तो दोस्तों यहां पर जब किसी भी तरीके से इनको हम योग की संक्रिया कर दें, पहले का दूसरे पर योग की संक्रिया या दूसरे पर पहले के लिए योग की संक्रिया कर दें, तो यहां पर दोनों के जो परिणाम होते हैं कैसे आते हैं, ये समान आते हैं। तो जो क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय यानी क्रमों का परिवर्तन करके उन पर कोई भी संक्रिया करें और वहां पर उनके जो पहले पक्ष और दूसरे पक्ष के क्रमों का परिवर्तन करने पर उनके परिणाम में कोई परिवर्तन ना हो, तो वहां पर क्या होता है, क्रम विनिमय। तो दोस्तों ये योग के लिए जो आपके 4 ये नियम दिए गए थे, जो आपके सिलेबस में है, उन 4 नियमों की हमने बात की। इन नियमों में जो समरक नियम है उसके बारे में हमने बताया। समरक नियम की बताया कि दो इसमें अवयव कोई भी पूर्ण संख्याएं दो ले लें। समरक नियम के लिए क्या किया हमने, 1 और 2 पूर्ण संख्याएं, इन पर जब हमने योग की संक्रिया की, चाहे आप किसी भी तरीके से कर ले, वन पहले दूसरे पे करते हैं या दूसरे पहले से करते हैं, तो यहाँ पर जो हमें परिणाम प्राप्त होगा वो पूर्ण संख्या होगी। जब योग की संक्रिया करने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब दो पूर्ण संख्याओं पर योग की संक्रिया करने पर जो समरक नियम कहता है, वहां पर जो भी हमें प्राप्त होता है वो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो वहां पर समरक नियम होता है। दूसरी कंडीशन में बताया सचर नियम के लिए, उसमें क्या करते हैं, 3 अवयव लेके चलते हैं। तो 3 अवयवों पर हमने योग की संक्रिया कराई। तो यहाँ पर जो इसमें 2 पक्ष होते हैं सचर नियम में, पहले पक्ष के लिए इसका सीक्वेंस चेंज होता है, क्या होता है कि पहले और दूसरे पर योग की संक्रिया, इसके बाद तीसरे के साथ, और इसमें क्या होता है लास्ट के 2 अवयवों पर, 2 पूर्ण संख्याओं पर योग की संक्रिया, इसके पहले के साथ योग संक्रिया। तो यहाँ पर दोनों को पक्ष बराबर आते हैं। इसके तीसरी कंडीशन तत्समक अवयव, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकांश कंडीशन पूछा जाता है। तत्समक अवयव क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो दोस्तों योग के लिए जो तत्समक अवयव होता है क्या होता है, 0 होता है। तो योग के लिए तत्समक अवयव 0 होता है। इसका मतलब इस तत्समक अवयव का किसी भी पूर्ण संख्या पर कोई भी संक्रियाएं कराएं, आप योग की संक्रिया कराएं, क्योंकि योग की बात कर रहे हैं, तो योग की संक्रिया कराने पर किसी भी पूर्ण संख्या पर उस पूर्ण संख्या में कोई परिवर्तन ना हो, उसका तत्समक अवयव क्या होगा, 0। इसके बाद क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, क्रम विनिमय में कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं लेंगे, हमने 2 और 3 ले। इन दोनों पूर्ण संख्याओं के लिए हमने क्या किया, पहले और दूसरे पर योग की संक्रिया की। दूसरी कंडीशन पे हमने दूसरे के साथ पहले के साथ कर दी योग की संक्रिया। तो यहाँ पर जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा, कैसा आ रहा, सेम आ रहा, उस कंडीशन क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। इसके बाद दोस्तों ये तो योग की बात की। इसके बाद हम बात करेंगे, योग की बात की है तो इसके बाद बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वो बात करेंगे गुणन की। तो गुणन के लिए देखेंगे दोस्तों, गुणन के लिए क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम गुणन की चर्चा करेंगे। तो गुणन की बात कर लेते हैं। गुणा के लिए देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम गुणन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है गुणन के लिए, गुणन जो दोस्तों पूर्ण संख्याओं का जो संक्रियाएं हैं उसमें 2 प्रकार की है, एक योग पर, दूसरा है गुणा के लिए। तो गुणा के लिए जो पहला आता है समरक प्रगुण है। समरक प्रगुण के बाद समरक नियम कहें या प्रगुण कहें। इसके बाद जो दूसरा आपका है तत्समक सचर है। इसके बाद तीसरा आपका तत्समक है। इसका लास्ट में है क्रम विनिमय है। और इसके बाद जो इसके बाद और लास्ट में है
वो आपका है गुणन प्रगुण, शून्य का गुणन प्रगुण। इसके बाद क्या है दोस्तों, यहां बता देते हैं इसको, शून्य का गुणन प्रगुण, गुणन प्रगुण। इसका एट लास्ट में जो है आपका वो क्या है, वो क्या है आपका गुणन पर गुणन संक्रिया पर योग हुआ, गुणन संक्रिया पर योग हुआ घटाने का वितरण नियम, घटाने का वितरण। तो दोस्तों गुणन पर अभी हमने योग के लिए बताया, अब गुणन के लिए चर्चा करते हैं। तो गुणन के लिए समरक नियम और सचर नियम, तत्समक अवयव, क्रमबद्धन नियम, शून्य का गुणन प्रगुण। इसके बाद जो लास्ट में है आपका गुणन संक्रिया पर योग हुआ घटाने का वितरण नियम। तो दोस्तों इन 4-5 पॉइंटों पे हम 6 पॉइंटों पे बात करेंगे। सबसे पहले हमने अभी बताया था आपको समरक नियम की क्या करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गुणन की संक्रिया है, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया 5 और 7 ले लिया, 5 और 7 क्या है, दो पूर्ण संख्याएं, इन पर हम गुणन की चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों गुणन के लिए अगर इन पर हम दो पूर्ण संख्याओं पर गुणन का जब प्रयोग करेंगे, गुणन संक्रिया का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर चाहे आप पहले से दूसरे के साथ कर लें या दूसरे का पहले के साथ कर लें, तो यहाँ पर कितना आएगा 35 आएगा, जो कि क्या है, ये पूर्ण संख्या है। क्या है, ये पूर्ण संख्या। तो दोस्तों जो समरक नियम कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं पर उन पर हम गुणन की संक्रिया करेंगे, चाहे आप पहले दूसरे करें या दूसरे से पहले पे करें, तो वहां से जो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। अगर पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती तो वहां पर समरक नियम नहीं होगा। तो समरक नियम क्या कहता है कि यहाँ पर जो हमें परिणाम प्राप्त होगा वो क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। वो क्या है, पूर्ण संख्या। क्योंकि पूर्ण संख्या इसमें आगे कहां तक जाती है, इंफिनाइट तक जाती है, ये कहां तक जाती है, इंफिनाइट तक। तो यहाँ कहीं 35 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं सचर एसोसिएटिव। तो सचर नियम के लिए अभी हमने बताया था आपको, इसमें क्या करते हैं, 3 अवयव, मान लो 2, 3, 5, ये हमने 3 पूर्ण संख्याएं ले ली। क्या ले ली, 3 पूर्ण संख्या। तो इसके लिए हमने बताया था आपको पहले का दूसरे के साथ गुणन संक्रिया, इसके जो यहां से प्राप्त होगा उसके बाद लास्ट वाले के साथ कर देंगे गुणन की संक्रिया। इसके बाद क्या करते हैं, क्रम को परिवर्तन कर देते हैं, 2 को ऐसे छोड़ देते हैं, 3 और 5 का पहले करते हैं गुणन संक्रिया, 3 और 5 का क्या करते हैं, गुणन संक्रिया। तो गुणन संक्रिया करने पर जब पहले के साथ करते हैं तो यहां से जो परिणाम होगा वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। देख लेते हैं, 3 दूनी 6 होता, 5 30 हो गया। यहां से देखेंगे, यहां से करके देखते हैं, 3 5 15 दूनी 30, यहां से भी 30। तो देख रहे हैं दोस्तों जो सचर नियम, तो सचर नियम क्या कहता है कि इसमें 3 अवयव लेके चलते हैं, 3 अवयवों पर क्रम से बारी से हम उन पर गुणन की संक्रिया करते हैं। और यहाँ पर जो दोनों पक्ष हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों पर जो भी संख्याएं प्राप्त होती है कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसके तत्समक अवयव, दोस्तों हमने अभी बताया था योग के लिए जो तत्समक अवयव होता है क्या होता है, 0 होता है। और गुणन के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। दोस्तों गुणन के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। तो इसके लिए जो तत्समक अवयव के लिए मान लेते हैं, माना तत्समक अवयव क्या है, 1। तो इस पर हमने कोई संख्या ले ली, मान लीजिए हमने ले लिया 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो 2 संख्या हमने क्या ले ली, एक पूर्ण संख्या ले ली। और इस पर जब हम तत्समक अवयव की संक्रिया करते हैं, तत्समक अवयव की जब संक्रिया गुणन की संक्रिया करेंगे, या ऐसे करते हैं या तत्समक का पूर्ण संख्या के साथ संक्रिया करते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या है कि जो तत्समक अवयव कहता है कि अगर तत्समक अवयव पर किसी भी पूर्ण संख्या की संक्रिया करने पर जो हमें उस अवयव में कुछ परिवर्तन नहीं होता, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, वहां पर क्या होता है, उसका तत्समक अवयव। तो इसका मतलब इसका तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 1। इसके बाद क्रमबद्धन नियम क्या है, इसके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं 3 और 5 दो पूर्ण संख्याएं, 3 और 5 क्या है, 2 पूर्ण संख्या। इन पर हम गुणन की संक्रिया करेंगे। तो इन पर जब हम गुणन की संक्रिया करेंगे तो 3 × 5 या इनका क्रमों का परिवर्तन करते हैं। हमने बताया था क्रमबद्धन नियम कहता है कि पहले का दूसरे के साथ गुणन संक्रिया,
फिर इसका क्रम चेंज कीजिए, दूसरे का पहले के साथ गुणन संक्रिया, और यहां से जो भी परिणाम होंगे कैसे होंगे, समान होने चाहिए। यहां से क्या आएगा, तो यहां से दोस्तों क्रम विनिमय नियम क्लियर होता है। इसके बाद क्या है, शून्य का गुणन प्रगुण। तो शून्य का गुणन प्रगुण, इसके लिए बात करते हैं। शून्य के गुणन प्रगुण की बात यहां कर लेते हैं। तो दोस्तों शून्य का गुणन प्रगुण क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि शून्य की बात की है, इसका मतलब शून्य का गुणन प्रगुण ये होता है, कोई भी संख्या हम शून्य ले लें। क्योंकि शून्य संख्या क्या है, यहाँ पर शून्य संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसका हम बात कर रहे हैं शून्य का गुणन प्रगुण, शून्य का गुणन प्रगुण। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि कोई भी एक पूर्ण संख्या है शून्य, कोई भी एक संख्या क्या है शून्य, दूसरी कोई हम पूर्ण संख्या ले लें, क्योंकि शून्य के बाद दूसरी कोई भी ले लो, दो ले लो, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इस शून्य की इस पूर्ण संख्या पर गुणन संक्रिया करते हैं। गुणन संक्रिया कर लो, 0 गुणते 2 कह दो, या 2 गुणते 0 कर दो, यहां से क्या आता है, शून्य आता है। इसका मतलब शून्य का किसी भी पूर्ण संख्या में, ये शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या का किसी भी पूर्ण संख्या में गुणा करने पे क्या आता है, वो शून्य ही आता है। तो यहाँ पर जो शून्य का गुणन प्रगुण ये कहता है कि यदि इस शून्य का किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में गुणा करने पर उसका मान हमेशा शून्य आता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका योग गुणन संक्रिया पर योग व घटाने का वितरण नियम। इसकी बात करते हैं। गुणन संक्रिया पर योग, पहले हम योग की वितरण नियम की बात करेंगे सबसे पहले, इसके बाद घटाने की, योग का वितरण। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और एडिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए योग गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम क्या होता है, जो वितरण नियम ये कहता है कि आप कोई भी 3 पूर्ण संख्या है, तो इन 3 पूर्ण संख्याओं में गुणन की संक्रिया है। इसका मतलब पहला जो पूर्ण संख्या होगी उसका दूसरे के साथ, और इसमें इसके बाद क्या है, योग का। तो 3 संख्या मान लीजिए हम ले लें 3, 5, 7 में, ये क्या है, पूर्ण संख्या। इन पर हम जो योग का वितरण नियम ये कहता है, क्या कहता है कि अगर हम पहले अवयव का, क्योंकि गुणन की बात है, गुणा कर ले, फिर योग की बात है, लास्ट के 2 अवयवों पर योग की संक्रिया कर दें तो उसका क्रम से उसकी संक्रिया होती है। कैसे, 3 का किसमें होगा, 5 के साथ, 3 का किसमें होगा, 5 के साथ, और 3 का किसमें होगा, 7 के साथ, 3 का 7 के साथ। तो इसको जब हल कर लेंगे तो 15 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 6, 5 1 6 2 1 3 36। तो दोस्तों गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम क्या कहता है कि पहली पूर्ण संख्या का गुणन संक्रिया किस पर करें, दूसरे और तीसरे पर जब हम योग की संक्रिया करते हैं उसके साथ पहले अवयव का, पहली पूर्ण संख्या का गुणन की संख्या करते हैं। ये आपका गुणन पर योग का वितरण नियम है। इसके बाद दूसरा इसी में है दोस्तों, दूसरा क्या है, गुणन पर घटाने का वितरण नियम। घटाने का वितरण नियम, गुणन पर घटाने का वितरण नियम। तो घटाने का वितरण नियम क्या है, इसी तरीके से जैसे योग के लिए क्या है, घटाने के लिए कर देंगे। मान लो 3 5 7 आपने ले लिया, 3 5 7 ये 3 पूर्ण संख्याएं ले लिया, 3 5 7 क्या है, ये पूर्ण संख्या। तो इन पर जब हम संक्रिया करेंगे तो 3 गुणते 5 माइनस 7 इज इक्वल टू, क्रम से इसका संक्रिया होगी, 3 का पहले 5 के साथ होगी, फिर 3 का किसके साथ होगी, 7 के साथ। तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 माइनस 21 माइनस का 6। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो दोस्तों जो अभी हमने बात की, सबसे पहले योग की बात की, इसके बाद गुणन की बात की। गुणन पर ये 5-6 नियम होते हैं, इन नियमों का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को करते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, कभी वितरण नियम के बारे में पूछ देगा, ये इन संख्याओं पर वितरण नियम, योग गुणन पर योग का वितरण नियम क्या होगा, तो आप इस तरीके से उसको निकाल के बता देंगे। तो दोस्तों इसमें कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है कि संख्या रेखा पर योग की संक्रिया दिखाओ। तो देखते हैं और गुणन की।
तो सबसे पहले हम योग की संक्रिया दिखाएंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम योग की बात करेंगे। संख्या रेखा पर कैसे हम दिखा सकेंगे उसकी बात करेंगे। तो पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए जो पूर्ण संख्याओं की चर्चा है, तो पूर्ण संख्याओं के लिए हम संख्या रेखा बना लेते हैं। देखते हैं कैसे बनाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये पूर्ण संख्याएं आपकी होती हैं। सबसे पहले हम योग की बात कर रहे हैं। तो योग की बात करने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा। एक संख्या रेखा हम बना लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, कोई क्वेश्चन अगर दिया है 3 + 4 + 5 = 12, ये क्वेश्चन दिया गया है। 3 + 4 + 5 = 12 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। प्रदर्शित कीजिए। प्रदर्शित कीजिए। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। एक संख्या रेखा बना लेते हैं पूर्ण संख्या के लिए। मान लीजिए ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 12 तक गया है तो 12 तक इसको ले जाना पड़ेगा। तो 9 10 11 12। तो सबसे पहले देखेंगे 3 को 4 में जोड़ा गया है। तो 3 कहां है? ये आपका 3 को 4 में जोड़ा गया। 3 आपका कहां है? यहां से 3 स्टार्ट, यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 ये है। 3 को किस में जोड़ा गया है? 4 में। 3 को 4 में जोड़ा गया है। 3 के बाद 4 खाने जाएंगे। 3 के बाद कितने? 4 अंक जाएंगे। 2 3 और 4, 4 अंक तक आ गए। अब फिर किसको? 5 को जोड़ा। पहले क्या करते हैं? 3 को 0 से 3 तक आए, फिर 3 से कहां जाएंगे? 4 अंकों, चूंकि 4 अंक की बात है तो 1 2 3 4। इसके बाद 5 अंकों तक जाएंगे। तो 5 अंकों के लिए 1 2 3 4 5 यहां तक आ गए। तो दोस्तों यहां से अगर ये देखा जाए 0 से कहां तक गए हम लोग? 12। इसका मतलब इसका योग क्या हो जाएगा? 12। ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया। इस तरीके से इसको हम दिखा देते हैं। इसको 5 लिख दो, इसको यहां 4। तो संख्या रेखा पर अगर हम योग की संक्रिया दिखाते हैं तो इस तरीके से पूर्ण संख्याओं की इस तरीके से हम दिखाते हैं। क्या करते हैं? यहां पर 3 को 4 में जोड़ा, 4 के बाद 5 में जोड़ा। तो 3 को दिखाया पहले हमने, फिर इसके बाद 4 अंक और बढ़े आगे, 1 2 3 4। इसके बाद 5 अंक बढ़े, 1 2 3 4 5। तो देखो हम 0 से स्टार्ट किए तो कहां तक गए? 12। इसका मतलब इनका योग कितना हुआ? 12। अगर हम गुणा की बात कर लें, इसी के लिए अगर हम गुणा की बात कर लें तो गुणा को कैसे दिखाएंगे? गुणा की बात कर लें, संख्या रेखा पर हम गुणा को कैसे दिखाएंगे इसके बारे में बात करें। तो ये तो योग की बात थी। अब हम गुणा की बात कर लेते हैं। गुणन पर कैसे संख्या रेखा को हम दर्शाएंगे? क्वेश्चन अगर दिया गया है, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 3 4 और 2 4, 3 4 और 2 4 में से प्रत्येक के गुणनफल संख्या रेखा पर दिखाइए। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि 3 4 ऐसे कह सकते हैं 3 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 4 ज्यादा हो जाएगा, इसको कम ले लो। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इतना ही लगेगा। तो दोस्तों इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है गुणन के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 0 से 3 तक जाएंगे। इसके बाद 2 अंक जाएंगे, 2 अंक ये हो गए। इसके बाद 2 अंक, चूंकि यहां पर देखेंगे 3 के बाद 2 अंक गए, फिर 2 अंक, तो 3 दूनी 6, तो 6 तो यहां तक आ गया और फिर 6 अंक हो जाएंगे क्योंकि इसका गुना यहां तक। तो इस तरीके से इनका अगर गुणा की बात करें, गुणा इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों गुणा, योग और गुणन के लिए जो संख्या रेखा पर हमें दिखाना हो तो इस तरीके से हम दिखा दें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए,
लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, तो उनको ये जो आपका डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस चल रहा है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको लाभ प्राप्त हो जाए। तो जो गणित का जो सिलेबस चल रहा है, चतुर्थ प्रश्न पत्र है, लगभग ये अंतिम पड़ाव पे है। तो दोस्तों इसके बाद आज की क्लास के लिए इतना ही।